एक कड़ी न कड़ी। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो सहारा कंपनी है जैसे या आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस तरह की जो कंपनियां लोगों का पैसा इकट्ठा करके, जो एजेंट्स थे वो पैसा इकट्ठा करके जमा करते थे, और वो कंपनियां फ्रॉड निकल गई। सारी की सारी कंपनियां गायब हो गई और पैसा देने के वक्त वो पीछे हट गए। अब लोगों का लाखों रुपए जमा है, करोड़ों रुपए, मतलब यूं देखा जाए तो पूरे देश में करोड़ों रुपए जमा है, और उसका कोई धनी धोरी नहीं है। मतलब कोई उन बेचारे जो लोग अपना पेट काट करके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कमा के इकट्ठा करते थे, उन लोगों को अब वो पैसा जो उनका था वो भी देने को कोई तैयार नहीं है। ब्याज ब्याज और बढ़ा हुआ जो पैसा था, जो बताया कि इतना पैसा हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो तो सब अलग। लेकिन जो बताया था कि भाई जो जो जमा कराया, वो पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है। और सरकार इसमें बिल्कुल चुप बैठी है। सरकार कहती है 3 लाख कंपनियां हमने बंद कर दी, और कोई चू नहीं किया। लेकिन यहाँ चू सुनने वाला ही कोई नहीं है। सरकार ऐसी है कि जो क्यों सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार को इस संदर्भ में देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, लोगों को बुला के बात करनी चाहिए। और मैं आज जो है इसी विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ ये हैं एडवोकेट भरत कुमावत। नमस्कार। ये राष्ट्रीय निवेशक संघ के संस्थापक हैं, और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इनसे बढ़िया आदमी मेरे को कोई नहीं मिल सकता था कि जो इस विषय पर अपनी पूरी जानकारी रखता है और अपने आप को समझा सकते हैं। मतलब हमारे दर्शकों को भी समझाएं, और मुझे भी समझाएं कि भाई ये चीज क्या। क्योंकि मैं बहुत पहले से इस बात को जानता हूं कि ये जितनी कंपनियां आती है ये सब फ्रॉड ही है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सुदर्शन चिट फंड पहले थी, उसके बाद गुरुड़ चिट फंड आई, उसके बाद कई एग्रीकल्चर, ये पेड़ उगाओ और पैसा कमाओ वाली गोल्डन ट्री और पता नहीं क्या क्या कंपनी आई, और सब गायब हो गई। किसी ने वापस झांक के नहीं देखा। तो जो भी ये इस तरह की लालच दे करके जो कंपनियां आती है, जो बताती है कि 1 का 3 कर देंगे, 1 का 5 कर देंगे, वो सारी कंपनियां फ्रॉड ही होती है। इस बात को हमें अब समझ लेना चाहिए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन कंपनियों का सरकार क्या जवाब, मतलब सरकार की जवाबदारी भी है, क्योंकि वो इनको रजिस्टर्ड कर, रजिस्टर्ड कंपनी अगर धोखा करती है तो उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। मेरा ये अपना मानना है। बाकी तो भरत जी बताएंगे, एडवोकेट भी हैं, ये कानून भी जानते हैं, और इस सारी चीज से जुड़े हुए हैं। तो भरत जी, मैं आपको ये माइक थमाऊं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं सब लोगों से कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को मैसेज भेजें, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा फैल सके। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। एडवोकेट भरत कुमावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे, और आप पधारे हमारे बुलावे पे, तो आपका आभार। और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पिछले कितने साल से आप ये आंदोलन चला रहे हैं, और अब तक इस आंदोलन, मतलब ये क्यों हो रहा है आंदोलन, और क्या इसकी समस्या है, और क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। इन सब चीजों पर आप प्रकाश डालें। नमस्कार शेर साहब। जैसा कि आपने पूछा है कि मैं कब से इस आंदोलन में हूँ, तो ये 2018 में अंत में, जब से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर सरकार ने शिकंजा कसा, और कुछ समय संशय की स्थिति थी शुरू शुरू में कि भाई क्या हो रहा है, आदर्श का बंद हो रही है, क्या हो रहा है। उस समय ब्रांचें भी खुली थी, और कई सारे सदस्य आए मेरे पास, और वो बोलते कि ये आदर्श वाले हमारी एंट्री नहीं कर रहे हैं, पासबुक में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, और ब्रांच में जाओ तो डराते हैं, धमकाते हैं, दादागिरी करते हैं।
तो ये इस तरह की कुछ समस्याएं आई तो मैंने भी कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कौन इस प्रकार से दबा रहा है आपको। और तब से मेरा आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो निवेशक थे इनके साथ आना जाना शुरू हुआ। और मैंने देखा कि ब्रांच वाले वास्तव में उस समय माहौल ही ऐसा था कि न तो ब्रांच वालों को पता था कि क्या होने जा रहा है, डायरेक्टर्स लोग भी संशय में थे, और भुगतान का क्या होगा, भुगतान तो बंद हो ही गया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर सरकार ने इनके डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया और धीरे 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 हम लोग भी एक, पहले तो यही इसी बात पे लड़ते रहे कि भाई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है बहुत ही सरकार ने गलत तरीके से बंद किया है, मतलब बलपूर्वक जबरन जो है इस सोसाइटी को बंद किया गया था। क्योंकि सहकारिता को अगर हम देखें कानूनी तरीके से देखें तो सहकारी सोसाइटी का जो सदस्य होता है वो उसका मालिक होता है, उसके स्वामित्व उसमें होता है, प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है, यही सहकारिता की खूबी है। लेकिन सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक मिनट भी नहीं सोचा कि इसके निदेशकों ने अगर कुछ गड़बड़ की है तो उसकी सजा कम से कम निवेशकों को नहीं मिलनी चाहिए। अगर ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है तो ड्राइवर को आप सजा दो, वहां तक तो समझ में आता है, ड्राइवर की बस सीज कर दो, समझ में आता है। पर आप सारी सवारियों को ही कैद कर लो और उनके अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता को आप बाधित करो, तो ये एक गैर कानूनी कृत्य हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी सरकारों ने भी ये गैर कानूनी काम किया है। ठीक है, अगर कुछ अनियमितताएं थी तो पहली बात तो जब 20 वर्षों से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समाज में काम कर रही थी, तो 20 वर्षों बाद जब उसने बड़े लेवल पर, मतलब देश में 802 शाखाएं थी उसकी, और लगभग 3.25 लाख उसके एडवाइजर थे, इतने बड़े तादाद में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना रोजगार दिया। लगभग 3.25 लाख तो एडवाइजर्स थे, लगभग लाख लोग उसके ऑफिसेज में रहे होंगे। तो कई बड़ी संख्या में 20 साल में कोई संस्था जमती है, अपना कारोबार जमाती है, और अचानक से फिर एक दिन सरकार कहती है आपने ये अनियमितताएं की, वो अनियमितताएं की, और डायरेक्टर्स को पकड़ के जेल में डाल देती है, खाते फ्रीज कर देती है, संपत्तियां सीज कर देती है। तो ये सरकार का भी अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय है जिसकी त्रासदी आज 20 लाख परिवार भोग रहे हैं। फिर ये धीरे 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 समझ में आया कि केवल एकमात्र आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, एक तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई सारी सोसाइटियां जो है वो पीड़ित सामने आई। और आज की तारीख में है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है सार्वजनिक सभाओं में कि हमने 3 लाख कंपनियां बंद कर दी और एक भी चू नहीं हुआ, तो मैं तो इसका साक्षात साक्षी हूं कि कई हमारे सदस्य फांसी खा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने, सरकार ने उनको रजिस्ट्रेशन किया, उनको लाइसेंस दिया पैसा इकट्ठा करने का, और एजेंट्स ने उस लाइसेंस के बेस पे काम किया और जनता से जमा पूंजी लेके कंपनियों में जमा करी, सोसाइटीज में जमा करी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा घास जो गिरी है वो अभिकर्ताओं पे गिरी है जिन्होंने काम किया। लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, हिंसा करते हैं, कोई किसी की गाड़ी छीन लेता है, कोई मकान के ताला लगा लेता है, कोई जमीन पे कब्जा कर लेता है, कहता है कि पैसा हमने तेरे को दिया तो तू ही लाके दे। तो बहुत से ऐसे एजेंट को हमने देखा जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, और बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी के रूप में। और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा सरकार प्रायोजित आर्थिक घोटाला है। जितनी आईपीसी की धाराएं सब लगेगी इस पे, क्योंकि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये सारा कृत्य किया गया, वो सीधे निवेशकों के प्रति अन्याय था, अत्याचार था, उनके मूल अधिकारों का हनन था, उनके कानूनी अधिकारों का हनन था, और आज भी भुगतान के लिए लोग लड़ रहे हैं। शेर साहब, स्थिति इतनी खराब है कि इस देश का पूरा संसदीय तंत्र ही फेल हो चुका है, असफल हो चुका है इस समस्या के समाधान में। आप सर्वोच्च संस्थाओं में आप देख ले, विधायिका, देश की संसद ने कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019, लेकिन वो अपने ही कानून
को लागू नहीं कर रही है, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही, जबकि 6 साल से भी ज्यादा इस कानून को बने हो गए। और दुर्भाग्य है हमारा कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि कानून बना दिया, कानून को लागू करो, और बनाने वालों से ही लड़ रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सब लागू भी तो करो, लोगों को न्याय भी तो मिले। एक तो ये संसद की स्थिति है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने 2000 लगभग 8 वर्ष पूर्व एक निर्णय दिया था पीएसीएल वाले मामले में कि 6 महीने में इनका भुगतान किया जाए, और एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसकी बागडोर दी गई कि पीएसीएल के सारे भुगतान आप करें, और 6 महीने के आदेश आज 8 साल में भी 1% भी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, वो काम जरूर कर रही है जस्टिस लोढ़ा कमेटी, लेकिन आप 1% लोगों को भी पैसा नहीं दिला पाए इतने सालों में। तो इस हिसाब से अगर गणना की हमने तो ये लोढ़ा कमेटी 200 साल में लगभग सबका पैसा चुका देगी, ऐसा मोटा होगा। देखिए, सहारा में भी आया है, सहारा में भी इन्होंने पोर्टल बनाया है, मनमर्जी से पोर्टल बनाया है, और सारा सरकार के पास पैसा है, ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। संपत्तियां उलझी हुई है, बैंक खाते फीस है, लेकिन निवेशकों को नहीं मिल रहे। तो आज की तारीख में हमें न तो कोई राज्य में कोई राज्य सरकार दिख रही है जो तत्परता से भुगतान के लिए प्रक्रिया चालू कर रही हो, और ना ही केंद्र सरकार, ना ही उच्चतम न्यायालय। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस देश में अब कहाँ जाए हम। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जाने का तो कोई रास्ता, प्रावधान ही नहीं है कि आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है वहां। तो सारे जितने अधिकार है, सारे अधिकारों का हनन, ये मामला जो है वो एक मामला है जिसमें सारे प्रकार के अधिकारों का हनन हो रहा है। लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, और संवैधानिक प्रावधान यहाँ फेल हो रहे हैं। संवैधानिक मूल अधिकार केवल नाम मात्र के पढ़ने में ही आ रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी पालना हो रही हो, या कोई भी सरकार, चाहे वो कार्यपालिका ही हो, कार्यपालिकाओं की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनने के बाद उसका नियम बनाए और पालना करें, लेकिन वो उनके पास जाते हैं तो ऐसे पता व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है इस बर्ड्स एक्ट के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना। तो काफी सारी दुविधाएं हैं इस। दरअसल भरत जी, कार्यपालिका जो हमारे यहाँ है ना, वो तो एक गुलाम किस्म की कार्यपालिका। वो जो ऊपर से आदेश आता है उसको पूरा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और हमारे यहाँ जितने कलेक्टर और कमिश्नर और एसडीओ और ये जो बन के आते हैं ना, ये सब भोंट है। मतलब मैं सीधा सीधा कहता हूँ आपको, इनमें अकल है ही नहीं। ये भले वो नंबर कैसे भी ले आते हैं पास होने के लिए, वो कुंजियां और कोचिंग और ये सब कर आके, लेकिन इनमें वास्तविकता नहीं, मतलब वास्तविक जो समझ चाहिए, आदमी की समझ चाहिए, वो नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि इनमें होगी थोड़ी बहुत समझ या इंसानियत, लेकिन वो इनकी जो ट्रेनिंग है, जो नैनीताल में, वहां पर मसूरी में होती है, वो ट्रेनिंग इनको जो है ऐसा बना देती है कि सारी इंसानियत इनकी खत्म हो जाती है। इनको सिखाया ये जाता है कि जनता से कैसे निपटना है, ये नहीं सिखाया जाता कि जनता को कैसे उनके हित दिलाने हैं, कैसे उनको लाभ दिलाना है, कैसे उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करनी है। ये नहीं सिखाया जाता। ये सिखाया जाता है कि कैसे जनता से निपटना है, कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाए तो उसको आंसू गैस के गोले छोड़ करके और तीतर बीतर कर देना है, और ज्यादा हो तो लाठी चार्ज करवा देना है, गोली चलवा देना है। लेकिन उनको ये नहीं सिखाते कि उस भीड़ से बात करके उनकी समस्या का हल करना है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और सबके साथ है, आपके साथ ही नहीं है, ये ठगी पीड़ितों के साथ ही नहीं है, सबके साथ है। क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग, जो आईएएस की जो ट्रेनिंग है, वही मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आईएएस की पोस्ट खत्म कर दे, या कलेक्टर भी जो है मतलब अपने दूसरे जगह से आने लग जाए, या ये भी मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुनने लग जाए, तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन खैर, अब जो भी है, हमारी तो संसद भी ऐसी ही है। और लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि कितने लोग होंगे ये पूरे देश में जो इस समस्या से पीड़ित हैं? देखिए, आधा देश इस समस्या से पीड़ित है। हमने मोटा मोटा अनुमान लगाया तो 40 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनकी पूंजी सरकार नहीं दे पा रही। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में अगर आप पूछे तो सहारा इंडिया में लगभग 13.5 करोड़ निवेशक हैं,
पीएसीएल में लगभग 6 करोड़ है और आदर्श के 21 लाख निवेशक हैं इसमें, और कई सारी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो लाखों हजारों में की संख्या में है। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बर्ड्स एक्ट 2019 इस तरीके की कंपनियों को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, लेकिन आज देख रहे हैं समाज में कि धड़ल्ले से कंपनियां आज भी उगाई कर रही है जनता से, और भविष्य के ठगी पीड़ित तैयार करती हुई दिख रही है हमारे को। तो किसी को भी चिंता नहीं है, किसी पुराने पैसे गए नहीं, पुराने पैसे जो गए वो आए नहीं, और अभी और लगातार ये वसूलियां जो है वो जमाएं जो है वो कंपनियां प्राप्त कर रही है। इसलिए बड़ा ही विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं कि समाधान, हालांकि समाधान तो निकलेगा वो जनता के उसमें से ही निकलेगा। और आपने जैसा कहा कि कार्यपालिका, तो देखिए हमारा तो ये अनुभव है कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये और दूसरा, अगर आज की भाषा में कहूं तो मैंडेटरी डिफॉल्ट है ये, इनको ऐसा करना अनिवार्य है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी। क्योंकि ये व्यवस्था हमारे यहाँ देश की नहीं है, ये प्रदेश से आई हुई व्यवस्था हमारे समाज के ऊपर थोपी गई व्यवस्था है। जबकि लोकतंत्र की बात करती है ये संविधान, लोकतंत्र का एश्योरेंस देता है और कुछ हमारे संसदीय तंत्र को थोपता है। और देखने में ये आता है कि हमारी जो सनातन व्यवस्था है या हमारी जो इस देश की अपनी व्यवस्था है वो अपने आप में इस तथाकथित लोकतंत्र से ज्यादा लोकतांत्रिक है और वो विवेक आधारित चलती है। और सबसे बड़ा मैंने अनुभव किया है कि इन सरकारी अधिकारियों का विवेक जो है वो गिरवी रखा गया है तनख्वाह की एवज में, कि आपके विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आदेश आता है, जैसे आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर बहुत एक प्रचलित शब्द है, तो मैंने ये अनुभव किया है लॉ तो संविधान में लिखे हैं और ऑर्डर जो है वो व्यक्ति देता है, इसलिए खाता ना भाई ऊपर वाला कहे जो सही। नहीं, ये बात सही है कि इनको मतलब मैंने पहले ही कहा आपको कि ये आदेश को मानने वाले लोग हैं, इनका अपना विवेक या अपने इच्छा से कुछ काम नहीं कर सकते। खैर जो भी है, लेकिन ये समस्या बहुत विकराल है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो अगर 40 करोड़ लोग हैं या 10-20 करोड़ लोग भी हैं मान लीजिए, तो सब एक साथ सड़क पे क्यों नहीं आ जाते हैं? सड़क पे आएंगे तो शायद कुछ हल निकले। देखिए कल बिहार में 7 करोड़ लोग इस पे सड़क पे आए हैं, तो वहां पर जो है एक जलजला पैदा हुआ। उसी तरह से अगर ये सारे लोग एक साथ अगर आंदोलन करें तो शायद कुछ फर्क पड़े। टुकड़ों टुकड़ों में करने से नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी तादाद, ये प्रश्न तो हमारे सामने भी है सेठ साहब कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग पीड़ित हैं तो आ क्यों नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और मेरा ये अनुभव में आया है कि ये व्यवस्थाएं कतई लोक कल्याणकारी नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो ये लोग का गला दबाने में भी पीछे नहीं छूटेंगे। और अभी जैसा हाल ही में हुआ लखनऊ में कि जब कुछ हमारे लोग जो है भुगतान के लिए गए लखनऊ में, तो वहां पर डंडे लगाए गए पुलिस द्वारा। तो किसी भी कोण दृष्टिकोण से ये लोक कल्याणकारी सरकारों की अवधारणा केवल संविधान तक सीमित है, लेकिन ये इस तरह के लोग हैं कि और आप पूरा देश जान रहे हैं कि इस सत्ता के लिए, पैसे के लिए हत्याएं तक हो चुकी है। जब हमारे देश के सर्वोच्च नेताओं की भी हत्याएं हो चुकी है, तो आम आदमी में भी भय का वातावरण है। इसलिए भय के मारे जो है वो लोग बाहर नहीं आ रहे, और बदला लेने में तो बहुत माहिर है ये कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा तो आज की सरकारें हों या अफसर हों, कोई भी अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहते हैं, और बोलो तो बहुत ही, अब यही है कि स्थिति कि हम सुसाइड जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो या तो अधिकारियों के सामने हम जाएं और कानून की अवहेलना करें, मतलब खुद अपराधी बने, तो भी हमारी तो दोनों तरफ से मरना तय है। इसलिए ये स्थितियां है कि सरकार कतई भी लोक कल्याणकारी नहीं है, जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, और जनता में भय है, और भय के कारण ही इस व्यवस्था को कोई पसंद नहीं करता। केवल भय के कारण इसमें मानने को मजबूरी में मान रहे हैं लोग बाग। इसीलिए आप देखो कौन कानून की पालना करना चाहता है, कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपने मन से ये व्यवस्था नहीं बनी है, थोपी गई है।
अ, अब आप क्या मतलब स्टेप लेने वाले हैं इस पे आगे? क्या जंतर मंतर पे धरना वरना लगाने का है कुछ प्रोग्राम? देखिए, इस मुद्दे ने हमें 1857 पे ले जाके खड़ा कर दिया। हमने देखा कि 1857 में भी एक बार एक क्रांति की आवाज उठी थी, उसका क्या हश्र हुआ। उसके बाद आजादी का आंदोलन बहुत लंबा चला, उसमें संपूर्ण ग्राम स्वराज, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसको भी आप देखें कि आजादी के इतना बड़ा आंदोलन चला, उसकी परिणति ये हो गई कि जिस जिस व्यवस्था के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ और भगाने के लिए उनका आंदोलन किया, वो स्थायी रूप से स्वतंत्रता दिवस उसी को कहते हैं जब वो व्यवस्था स्थायी कर दी गई देश में। उसके बाद बिहार में जेपी मूवमेंट हुआ, उन्होंने कहा है कि ये तो आजादी के बाद भी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उन्होंने भी एक संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का एक आंदोलन चलाया। उसका भी असर हमने देख लिया कि कुछ लोग सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन आज उनकी क्या दुर्दशा है। उसके बाद इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जन लोकपाल आंदोलन। वो आंदोलन इसीलिए हुआ था कि भाई ये दो व्यवस्थाएं क्यों, असमानताएं क्यों, क्यों सरकारी नौकरों को, क्यों सरकारी अधिकारियों को, क्यों नेताओं को विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वो करप्शन करें लेकिन उन पे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, वो कुछ भी करें, उनके घर में भले ही नोट चले हुए नोट नजर आए मिले, लेकिन उन पे मुकदमा नहीं होगा, केवल ट्रांसफर होगा। तो ये जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन हुआ और हमने वो भी देखा। तो अब आपने जैसे पूछा कि अब हम आगे क्या करेंगे, तो ये तय है कि इस देश की आत्मा आज भी सच्चे स्वराज के लिए, ईमानदार तंत्र के लिए, ईमानदार व्यवस्था के लिए और ऐसी व्यवस्था के लिए जिसके प्रावधान संविधान कर रहा है। संविधान निर्माताओं की मंशाएं तो नेक थी, लेकिन व्यवस्था में जो है आज भी वो चीजें नहीं आ पाई। इसलिए अब सीधा सा हमारा लक्ष्य है कि हम देश में जनमत निर्माण करेंगे, जनमत खड़ा करेंगे और लोग तय करें कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसा देश देके जा रहे हैं। आज हम जो भी संपत्ति है वो वसीयत में बच्चों को देके जाएंगे, तो उसी तरह से ये हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भय के आधारित है। तो इसलिए हम लोगों के पास यही लेके जाएंगे कि लोग अपनी किस प्रकार से लाएं। ये तो चुनौती, आप जैसे मार्गदर्शक जो है, आप हमारे से भी वरिष्ठ हैं, आप जैसे कई लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे और ये है कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हुए बिगड़ काम चलेगा नहीं। इसी इसी पॉइंट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा कि जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था उस समय, वो और लोहिया की सप्त क्रांति, अगर ये सफल हो जाती तो आज ये सारी दिक्कतें होती ही नहीं। लेकिन उसमें बड़ा प्रश्न ये है कि कुछ लोग जो हैं, मतलब वो मान चाहते तो हैं कि संपूर्ण क्रांति हो, लेकिन वो अपनी जो विचारधारा है या हम 19वीं शताब्दी में जिस तरह से रहते थे उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वजह से ये सारी चीजें बार बार हमारे सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक न संपूर्ण क्रांति, न सप्त क्रांति, न और कोई क्रांति सफल हो सकती है। तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा और चाहूंगा कि मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि अगर आपने इस YouTube महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें। और ठगी पीड़ित सारे सदस्यों को भी मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचारित करें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत आभार भरत जी, आप आए और आपने अपनी बात कही और ठगी पीड़ित और ये जो निवेशक जो हैं, जितने भी जो अपने पेट काट करके और निवेश करते हैं, उनको उनके बारे में आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं सोचता हूं कि आप और कभी जब भी अपन बात करेंगे तो पधारेंगे और आगे की बातचीत करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो पे।